हेलो एवरीवन। अगस्ता जीएस एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि अभी 2-3 दिन से आपकी क्लासेस जो है वो फिजिक्स की कुछ क्लासेस चल रही थी। ये फिजिक्स की क्लासेस में हमने प्रीलिम्स को ध्यान में रखकर विकास सर के माध्यम से हमने प्रीलिम्स की क्लास भी आप लोगों के समक्ष जो है वो उपलब्ध कराया है। और आज के सेशन के माध्यम से हम मेंस को ध्यान में रखकर एक मॉडल आंसर हम लेकर आएंगे। जैसा कि हम यहाँ पर मेंस में नेहरू का जो टॉपिक लेकर चले हैं, जिसमें से ऑलमोस्ट सभी नेहरू के सभी पक्षों का हमने आपका अध्ययन करा ही दिया है। आप वीडियो में जाकर सारे पक्षों को देख सकते हैं। नेहरू का ग्रामीण विकास का दृष्टिकोण, जनजातीय विकास का दृष्टिकोण, भूमि सुधार का दृष्टिकोण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में उनकी पहल, या उनकी ये विदेश नीति के संदर्भ में से कई सारे पक्ष जो है वो जो नेहरू से रिलेटेड है, वो सारी क्लासेस जो है वो हमने यूट्यूब माध्यम से आपको यहाँ पर करा दिया है। आप यूट्यूब पे आप जाकर ये नेहरू के सारे पक्षों को देख सकते हैं। और हमने आपको बताया भी है कि नेहरू से अगर कभी क्वेश्चन पूछा भी जाएगा तो वो आपका लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा, शॉर्ट क्वेश्चन नहीं रहेगा। ये 38 नंबर का क्वेश्चन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। लगभग 7 से 8 वीडियो है नेहरू से रिलेटेड। आप उसको इजीली फॉर्म में, इजीली रूप में आप इसको देख सकते हैं। उन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज हम नेहरू से रिलेटेड एक और मॉडल आंसर को हम लेकर आ रहे हैं। थ्योरी वाले पक्ष तो हमने सारे डिस्कस करा ही दिया। ध्यान रखिएगा, आपका जो यूट्यूब पे ये जो सेशन चल रहा है, उस यूट्यूब के सेशन में थ्योरी और मॉडल आंसर दोनों हम लोग यहाँ करवा रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना? उन सारी चीज़ों को, बाकी जितने भी और डिटेल में आपको देखना है, तो हमने आपको बताया कि हमारा एक कोर्स भी अगस्ता जीएस एकेडमी के ऐप के माध्यम से लाया गया है, प्रज्ञान बैच। उसमें और डिटेल में दिया गया, आप उसमें कॉल करके भी आप इसको देख सकते हैं। ठीक है? फिलहाल आज जो हम मॉडल आंसर पे यहाँ पे जो डिस्कस कराने जा रहे हैं, वो डिस्कशन जो है वो नेहरू से रिलेटेड है। इसी प्रकार से हम कई और क्वेश्चनों को लेकर आएंगे जो मॉडल आंसर से रिलेटेड होगा, चाहे वो पीवाईक्यू के साइज में होगा, चाहे ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म के रूप में। इसी मॉडल आंसर का आज का जो क्वेश्चन है वो नेहरू से रिलेटेड है। और इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से इसको पढ़ेंगे तो इस क्वेश्चन में 2-3 चीज़ों पर जोर दिया गया है। जैसे नेहरू के समाजवाद, जैसे मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, हमने आपको हमेशा बताया कि जब भी आप आंसर लिखिए तो आंसर लिखने से पहले आंसर फॉर्मेटिंग करने का प्रयास कीजिए। तो आंसर फॉर्मेटिंग तभी हो सकता है जब आप क्वेश्चन से की पॉइंट निकालिएगा। तो ये की पॉइंट जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो इस हिसाब से अगर हम इस क्वेश्चन में अगर कुछ की पॉइंट निकालें, तो इस क्वेश्चन में एक की पॉइंट डाला हुआ है, हम बाकी सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। फिलहाल इसमें दिया हुआ कि नेहरू एक समाजवादी नेता थे, लेकिन मैं अपने भाषा में बात कर रहा, लेकिन स्वतंत्रता के पश्चात उनकी जो नीतियाँ थी, यानी देश के जो प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में वो आसीन हुए, उनकी नीतियों में समाजवाद के साथ साथ पूंजीवाद के तत्व भी दिखते हैं। यानी इस क्वेश्चन में अगर हम देखें, पहले इस क्वेश्चन का हम फॉर्मेटिंग कर ले, फिर हम इस क्वेश्चन के डिटेल पर आएंगे। जैसे इस क्वेश्चन में जो डिमांड किया गया है, इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, हालांकि समान में रखिएगा, क्वेश्चन 1947 के पश्चात मैं इसका आंसर फॉर्मेटिंग कर रहा हूँ। ठीक है ना? तो 1947 के पश्चात, 1947 के पश्चात जो है ये इसका, ठीक है, 1947 के पश्चात जो है, थोड़ा हैंग कर रहा है, मैं इस पर डिटेल वर्बली में आपको चर्चा कर दूं कि यह क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन बेसिकली पूछा जा रहा है कि 1947 के पश्चात नेहरू जब देश के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में आसीन हुए, ठीक है, तो ये प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में जब वो प्रधानमंत्री के रूप में रहे, तो उनकी नीतियों में कई ऐसे पक्ष जो थे, उनकी नीतियों में कई ऐसे पक्ष जो थे 1947 के पश्चात। ठीक है? तो नेहरू का ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है 1947 के पश्चात, यानी नेहरू 1947 के पश्चात उन्होंने जो नीतियां का निर्माण किया, उन नीतियों में समाजवादी विचारधारा भी दिखता है। ठीक है? उन नीतियों में समाजवादी विचारधारा भी दिखता है।
और उनके नीतियों में पूंजीवादी विचारधारा भी दिखता है। पूंजीवादी विचारधारा। अब 1947 के पश्चात उनकी विचारधारा में कौन सा पक्ष है समाजवादी विचारधारा के रूप में रहा और कौन सा पक्ष है पूंजीवादी विचारधारा के रूप में रहा, ये हमें डिस्कस करना है। अब फिलहाल अगर हम भरवली अगर बात करें तो नेहरू के समाजवाद जो है वो दो तीन चीज़ों पर जोर देता है। जो राष्ट्रीय आंदोलन के बाद दौरान नेहरू एक समाजवादी नेता के रूप में जब रहे हैं तो उन्होंने समाजवादी विचारधारा के तहत उन्होंने जोर दिया इस चीज़ों पर, सामाजिक न्याय पर। और ऐसे में सामाजिक न्याय के ध्यान में रखते हुए उन्होंने मुख्य रूप से ग्रामीण श्रमिक यानी कृषक और श्रमिक के हित के लिए कार्य करने का प्रयास किया। ये राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान हम बात कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली सामाजिक न्याय पर अगर ये जोर दे रहे हैं तो राष्ट्रीय आंदोलन के पश्चात स्वतंत्रता के दौरान ये भी इस प्रकार के सामाजिक न्याय पर जोर देने का बात करेंगे। यानी कि उनके नीतियों में हम देखेंगे 1947 के पश्चात जो उनकी नीतियां लाई गई थी उन नीतियों में सामाजिक न्याय पर जोर देने की भी बात कही गई थी। नेहरू के समाजवाद के दौरान उनका मानना था कि उत्पादन पर सरकार का स्वामित्व हो, यानी कि इन्होंने स्वामित्व पर बात की राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान। यानी राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान इनका मानना था कि स्वामित्व किसके अधीन होना चाहिए, यानी संसाधनों पर नियंत्रण किसका होना चाहिए, तो ये सरकार का नियंत्रण होना चाहिए। ऐसे में देखेंगे कि 1947 के पश्चात क्या उनके नीतियों में ऐसा कोई अवधारणा लाया गया है जो सरकारी स्वामित्व की अवधारणा को दर्शाता है। नेहरू ने केंद्रीय एक नियोजित अर्थव्यवस्था की बात की थी राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान। हमने आपको बताया होगा नेहरू के समाजवाद के दौरान कि 1938 के हरिपुरा अधिवेशन के दौरान ही नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किया गया था जिसमें नियोजित अर्थव्यवस्था की बात कही गई। और इसी नेशनल प्लानिंग कमेटी के अध्यक्ष के तौर पर किसे नियुक्त किया गया था, नेहरू को। हालांकि वो हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस के अध्यक्षता में हुआ था, लेकिन नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन जो है, नेशनल प्लानिंग कमेटी का अध्यक्ष जो है वो जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। तो इस प्रकार से ये सभी पक्ष जो है वो नेहरू के समाजवाद को दर्शाता है। अब 1947 के पश्चात आप देखिएगा कि नेहरू के समाजवाद में ये सभी पक्षों को दर्शाया गया है जो अभी हमने आपको बताया था। जैसे नेहरू ने जो 47 के पश्चात उन्होंने एक योजनाबद्ध विकास की बात की। ये योजनाबद्ध विकास जो है वही नेशनल प्लानिंग कमेटी से प्रेरित था। जो नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन उन्होंने 1938 में किया जिसका उद्देश्य था एक केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था को सुनिश्चित करना। तो 1947 के पश्चात भी उन्होंने योजनाबद्ध विकास का रूपरेखा देने का प्रयास किया और इस योजनाबद्ध विकास को क्रियान्वित करने के लिए उन्होंने 1947 के पश्चात 5 ईयर प्लान का कॉन्सेप्ट लेकर आया जो अभी हम डिस्कस करेंगे। और 1947 के पश्चात नेहरू काल में तीन पंचवर्षीय योजना लाया गया जिसका उद्देश्य था अर्थव्यवस्था को सही ढंग से संचालित करना। इस पॉइंट को हम आगे और डिस्कस करेंगे, फिलहाल इसमें हम बताते हैं। फिर हमने बताया था कि नेहरू का मानना था कि संसाधन पर किसका नियंत्रण होना चाहिए, तो सरकार का नियंत्रण होना चाहिए। 1947 के पश्चात आप देखिएगा कि 5 ईयर प्लानिंग के दौरान, खासतौर पर सेकेंड 5 ईयर प्लानिंग के दौरान उन्होंने भारी उद्योगों पर भी किसका नियंत्रण स्थापित किया, सरकार का। यानी यहाँ भी स्वामित्व जो है वो किसके अधीन रखा गया, तो सरकार के अधीन रखा गया। तो ये भी इनकी समाजवादी विचारधारा को दर्शाता है। आपको इसी को एक्सप्लेन करना है। हम आगे नेक्स्ट स्लाइड में वो सारे एक्सप्लेन किए हुए हैं, वो सभी चीज़ों को हम रीड कर देंगे। फिलहाल यहाँ समझने का प्रयास कीजिएगा। और एक पक्ष हमने बताया कि नेहरू का समाजवाद क्या कहता है, सामाजिक न्याय की बात कहता है। तो 1947 के पश्चात उनके द्वारा कई ऐसे कार्य किए गए जो सामाजिक न्याय का उदाहरण प्रस्तुत करता है, चाहे वो भूमि सुधार कार्यक्रम हो, कृषि सुधार से संबंधित हो, सामाजिक सुधार के क्षेत्र में कई ऐसा उन्होंने लॉ लाया था, अस्पृश्यता को समाप्त करना, ऐसे तमाम चीज, छुआछूत को समाप्त करने के संदर्भ में, ऐसे तमाम जो है वो सामाजिक न्याय के संदर्भ में है।
ये भी 1947 के पश्चात उनकी नीतियों का एक भाग था जो समाजवादी विचारधारा को दर्शाता है। और समाजवादी विचारधारा का एक पक्ष हमने बताया राज्य के नियंत्रण, यानी कि राज्य का कंट्रोल जो है वो उन सरकार के अधीन ही होना चाहिए था, यानी इस राज्य का कंट्रोल किसके अधीन में है? सरकार। ये 1947 के पास ये सभी पक्ष जो है वो नेहरू के समाजवाद का उदाहरण प्रस्तुत करता है, जो किसी न किसी रूप में 1947 के पश्चात उनकी समाजवादी विचारधारा का ही एक रूप था। ऐसे विचारधारा उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान भी अपनाया और राष्ट्रीय आंदोलन के पश्चात उन्होंने भी इस विचारधारा से प्रेरित होकर, जो कि पहले से वो प्रेरित थे, उस विचारधारा को मूर्त रूप देने का प्रयास किया, जो इन सारे पक्षों के तहत दिखा जाता है। अब इन सारे पक्षों को हम एक एक कर एक एक स्लाइड में हम आपको डिस्कस करवा रहे हैं, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे नेहरू का ये योजनाबद्ध विकास, ये योजनाबद्ध विकास ही ये केंद्रीकृत, ये नेशनल प्लानिंग कमेटी का जो गठन राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किया गया था, उसी से प्रेरित होकर 1947 के पश्चात उन्होंने योजनागत विकास लाने का प्रयास किया। और इसी को क्रियान्वित करने के लिए जो लिखा हुआ कि नेहरू ने अर्थव्यवस्था के केंद्रीय नियोजन पर जोर दिया और इसके तहत 5 ईयर प्लानिंग, ये ध्यान रखिएगा कि आपको यहाँ पर चर्चा करना होगा कि नेहरू के समय में 3-3 पंचवर्षीय योजना लाया गया और 3-3 पंचवर्षीय योजना के दौरान अलग अलग लक्ष्य निर्धारित कर उन्होंने अर्थव्यवस्था को एक संगठित रूप, यानी एक विकसित रूप देने का उनका दृष्टिकोण उभर कर आता है। तो ये पक्ष आपको बताना है। तो यही इनका राष्ट्रीय आंदोलन के पश्चात स्वतंत्र भारत का एक पक्ष निकल कर आता है जो समाजवादी विचारधारा को दर्शाता है। समाजवादी विचारधारा का दूसरा पक्ष हमने बताया होगा सरकारी स्वामित्व वाला, जो हमने बताया। और इसके तहत अभी हमने आपको बताया था कि सेकेंड 5 ईयर प्लान के दौरान ही उन्होंने भारी उद्योगों को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया और ऐसे भारी उद्योगों के लिए ही उन्होंने पीसी महालनोबिस मॉडल को क्रियान्वित किया। ये तो ये ध्यान रखिएगा, ये प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान पीसी महालनोबिस योजना को प्रकाशित किया गया था। तो ये सेकेंड पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है वो लाया गया, जिसका उद्देश्य था मुख्य रूप से भारी उद्योगों को पर जोर देना और ऐसे उद्योगों को संचालित करने के कारण ही इन उद्योगों को आधुनिक उद्योगों का मंदिर भी कहा जाता है। अब इस पॉइंट को आप देखिएगा तो इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि सार्वजनिक क्षेत्र में उनका वर्चस्व स्थापित करने के लिए उन्होंने महालनोबिस मॉडल को अपनाया, जिसके तहत भारी उद्योग जैसे स्टील, कोयला, मशीनरी जैसे क्षेत्रों में उन्होंने ज़्यादा जोर दिया और इनका स्वामित्व और संचालन किसके अधीन रखा गया? तो सरकार अपने अधीन रखते हैं। इसका उद्देश्य था आत्मनिर्भरता हासिल करना, यानी इन भारी उद्योग सरकार के नियंत्रण पर हो ताकि उत्पादन का वितरण भी सही ढंग से हो और उत्पादन पर नियंत्रण भी हो। यानी सार्वजनिक क्षेत्रों में पहल जो है वो नेहरू की ये समाजवादी विचारधारा को दर्शाता है। देन इसके पश्चात अगर देखें, हाँ, ये सामाजिक न्याय, ये सामाजिक न्याय पे हमने अभी आपको बताया है कि सामाजिक न्याय के संदर्भ में इन्होंने गरीबी उन्मूलन, सामाजिक न्याय और इसके लिए इन्होंने कई सारे रूपरेखा लेकर आए, चाहे वो जमींदारी उन्मूलन की व्यवस्था हो, भूमि सुधार का हो, समान अवसर का, ये तमाम चीज़ जो है वो नेहरू के समाजवादी विचारधारा को दर्शाता है। तो आप इस पॉइंट को भी मेंशन कर सकते हैं कि ये तमाम पॉइंट जो है वो नेहरू की समाजवादी अभिव्यक्ति का ही एक रूप था जो स्वतंत्र भारत में के दौरान भी देखा गया। ठीक है ना। देन इसके पश्चात हम देखें तो अभी हमने बताया था कि सरकार का नियंत्रण, यानी कई ऐसे संसाधन हैं जिस पर सरकार ने अपना नियंत्रण स्थापित किया। बैंकिंग के क्षेत्र में, ट्रांसपोर्टेशन के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में उन्होंने अपना नियंत्रण, बीमा के क्षेत्र में उन्होंने अपना नियंत्रण स्थापित। आप इसी में देखिएगा LIC जैसे संस्थानों की भी स्थापना की गई जो बीमा के क्षेत्र में कार्य किया गया, जो कि सरकार के नियंत्रण में ही रहा। तो ये सभी पक्ष जो है वो नेहरू की समाजवादी विचारधारा को दर्शाता है। अब एक पक्ष हमें और डिस्कस करना है कि वो कौन सा आधार है जो पूंजीवादी विचारधारा को दर्शाता है। तो पूंजीवादी विचारधारा को डिस्कस कराने से पहले मैं एक बार फिर आप लोगों को अनाउंस कर दूं। आप लोग पता होगा कि हम लोग यहाँ पर एक प्रज्ञान बैच लेकर आए हैं जो कि आप 71 BPSC, 72 BPSC, 73 BPSC को ध्यान में रखकर ही तैयार किया गया है।
यह सिलेबस अकॉर्डिंग क्लासेस चल रही है, इसीलिए हम बार बार बोलते हैं कि ये 71, 72, 73 है। तो ये बैच जो है वो अभी स्टार्ट हो चुकी है। इस बैच में हमने आपको बताया होगा कि यह कंप्लीटली प्रज्ञान बैच जो है वो GS1 और GS2 का ये बैच है। इस प्रज्ञान बैच को आप अगस्त्या जीएस एकेडमी के नाम के ऐप से डाउनलोड कर कर इसे परचेज कर सकते हैं। आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर अगस्त्या जीएस एकेडमी का ऐप डाउनलोड कीजिए, उसको इनरोल कीजिए और उसमें मेंस कोर्स में आप जाइएगा तो आपको प्रज्ञान बैच नज़र आ जाएगा जो कम्प्लीटली GS1 और GS2 से रिलेटेड है। आप इस बैच को कंप्लीट आप परचेज कर सकते हैं, जिसमें जिस तरह से हम लोग अभी यूट्यूब पे क्लास लेकर आए हैं, इससे फार बेटर जो है वो आपका जो है वो ऐप पे क्लासेस चल रही है। आप उसमें पूरे सिलेबस के हिसाब से हम लोग वहाँ पे कवर करा रहे हैं, आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी करा रहे हैं, मॉडल आंसर भी आप लोगों को दे रहे हैं। तो जो लोग मेंस की तैयारी में अभी लगे हुए हैं, चाहे वो 71 का हो, 72 का हो या 73 का, आप उस बैच को अच्छी तरह से आप इस बैच को परचेज कर सकते हैं, जो आपके एग्जामिनेशन और आपके तैयारी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो ध्यान रखिएगा, ये प्रज्ञान बैच जो है वो अगस्त्या जीएस एकेडमी के ऐप पर है। यह ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा, मेंस कोर्स में जाकर यह बैच को आपको कंप्लीट करना होगा, ये बैच को आपको परचेज करना होगा। इसके अलावा इस बैच की फैसिलिटीज अगर देखें तो एक्सपर्ट फैकल्टीज के अलावा इसमें कुछ ऐसे मेंटोर्स जो है जो आपकी तैयारी के दौरान गाइड करेंगे। ये तैयारी के दौरान आपकी आंसर राइटिंग प्रोग्राम पर फोकस करेंगे। ये तैयारी के दौरान आपके प्रीलिम्स की तैयारी के बारे में भी कुछ स्ट्रैटेजी बताएंगे कि कैसे इन्होंने प्रीलिम्स की तैयारी के समय में टाइम मैनेजमेंट किया, मेंस के लिए कैसे टाइम मैनेजमेंट किया। ये तमाम चीज़ जो है वो मेंटोर्स के माध्यम से हम लोग यहाँ पर इसको कंडक्ट करा रहे हैं। ऐसे मेंटोर्स में फैकल्टी भी अपनी अनुभव और तैयारी अपने अपने सब्जेक्टों के बारे में बताएंगे। तो मेंटोर्स की जो क्लासेस है, मेंटोरशिप की क्लासेस जो है वो फैकल्टी और ऐसे बाहर के मेंटोर्स के द्वारा भी दोनों चीज़ कराया जाएगा। ये प्रज्ञान बैच को आप लोग जरूर से जरूर इसको लीजिए। इसमें GS1 और GS2 को है, और इनके अलावा अगर देखें तो कुछ सेपरेटली बैच भी हम लोग लेकर आए हुए हैं जो मेंस ओरिएंटेड है, यानी जिन लोगों को अगर केवल हिस्ट्री और करंट अफेयर्स पढ़ना है, मेंस के ध्यान में रखकर GS1 का जो पोर्शन है वो बैच भी आप परचेज कर सकते हैं 899 रुपया में। ये केवल इस सब्जेक्ट से रिलेटेड है। और अगर कोई साइंस टेक का अगर लेना चाह रहा है तो साइंस टेक का भी ये बैच परचेज कर सकते हैं विकास सर के द्वारा, जो केवल और केवल GS2 में 72 मार्क्स का ये कवर कराता है। ये भी बैच आपको मिल जाएगा अगस्त्या जीएस एकेडमी के मेन कोर्स में जाकर। आप जब मेंस कोर्स में जाइएगा तो ये 3 बैच जो है वो आपको रिफ्लेक्ट करेंगे, प्रज्ञान, साइंस टेक और आधुनिक भारत और कला और संस्कृति। देन इसके पश्चात एक बैच स्पेशली अभी आया है प्रीलिम्स को ध्यान में रखकर विकास सर के द्वारा, फिजिक्स का बैच। आप इस बैच को भी परचेज कर सकते हैं, ये पीटी कोर्स में भी आपको दिख जाएगा। 499 का है, ये स्पेशली पीटी ओरिएंटेड बैच है। वनडे एग्जामिनेशन को ध्यान में रखकर फिजिक्स की क्लासेस को यहाँ पर डिजाइन किया गया है, जिसमें कई सारे फैसिलिटीज मिलेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन भी कराए जाएंगे, थ्योरी क्लासेस भी करेगा, और ये सभी चीज़ जो है वो विकास सर के द्वारा कराया जाएगा। और एक प्रीलिम्स का एक और बैच है आप लोगों के समक्ष, वो है हिस्ट्री का, जिसमें कम्प्लीटली एंशिएंट, मेडाइवल और मॉडर्न पीटी को ध्यान में रखकर कराया जा रहा है। ठीक है, तो ये 3 बैच प्रीलिम्स को और 2 बैच जो है वो मेंस का है। आप ये सारे बैच को परचेज कर सकते हैं, इस सारी चीज़ों को। और इसके लिए आपको अगस्त्या जीएस एकेडमी का ऐप डाउनलोड करना होगा, गूगल प्ले स्टोर में जाकर इसको डाउनलोड कर कर इसको रजिस्टर्ड कीजिए और इस बैच को परचेज करिए। ठीक है, फिलहाल मैडम हम यहाँ पर अगर आएँ तो अगर देखें तो ये नेहरू की समाजवादी विचारधारा के कई सारे पक्षों पर हमने यहाँ पर डिस्कस कराया। अब कुछ ऐसे पक्ष जो है वो नेहरू के पूंजीवादी विचारधारा को दर्शाता है। जैसे नेहरू के पूंजीवादी विचारधारा का अगर रूप देखें तो निजी क्षेत्र की उपस्थिति है, सबसे बड़े पूंजीवाद का एक रूप को दर्शाता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था, ये भी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का ही एक रूप है। पूंजीवादी व्यवस्था का एक और है लाइसेंस परमिट सिस्टम, ये भी सारा चीज है। और एक तो आप लोग भी जानते हैं कि पूंजीवाद बेसिकली लाभ के सिद्धांत पर काम करता है। तो नेहरू काल में ये सभी पक्ष जो है वो देखा गया है, जो नेहरू की पूंजीवादी विचारधारा या पूंजीवाद की अभिव्यक्ति को दर्शाता है। अब ये पूंजीवाद की अभिव्यक्ति किस किस रूप में निकल कर आ रहा है, यहाँ पर हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। फिलहाल ये सभी की पॉइंट है,
यानी उनके काल में कई ऐसे चीज है जो निजी क्षेत्रों को बढ़ावा दिया गया, और ऐसे निजी क्षेत्रों में कुछ उद्योगपतियों के द्वारा अर्थव्यवस्था को संचालित किया गया। ये निजी क्षेत्र है। नेहरू के काल में जो अर्थव्यवस्था का जो रूप था वो मिश्रित अर्थव्यवस्था था, ये भी पूंजीवाद को अपने तरफ खींचने का, क्योंकि उस समय की जो परिस्थितियां थी, जो दो वर्चस्वशाली राष्ट्र जो थे अलग अलग विचारधारा के प्रतिनिधि कर रहे थे, जहां सोवियत संघ यूएसएसआर समाजवादी विचारधारा साम्यवादी विचारधारा के थे, तो वही संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए जो है वो पूंजीवाद। तो इस प्रकार से उन्होंने पूंजीवाद को बढ़ावा देने के लिए, यानी यूएसए को अपने तरफ लेने के लिए, उन्होंने मिश्रित अर्थव्यवस्था का रूप अपनाया, जो नेहरू की मिश्रित अर्थव्यवस्था भी पूंजीवादी अभिव्यक्ति को दर्शाता है। निजी क्षेत्र पर किस प्रकार से कंट्रोल हो सरकार को, इसके लिए उन्होंने लाइसेंस परमिट सिस्टम भी जारी किया, जिसके तहत सरकार का पूंजीवाद पर नियंत्रण हो, निजी स्वामित्व पर नियंत्रण हो। यह भी रूप जो है वो नेहरू की पूंजीवादी विचारधारा को दर्शाता है। और एक तो प्रॉफिट का सिद्धांत, यानी कि उद्योग या क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए वो लाभ का सिद्धांत भी, ये भी नेहरू की पूंजीवादी विचारधारा का रूप था। अब इन्हीं सारी चीजों को हमने यहाँ पर डिटेल में डिस्कस किया है कि किस प्रकार से नेहरू ने निजी क्षेत्र की उपस्थिति को स्वीकारा, और ये निजी उद्योगों को लाभ की प्रेरणा पूरी तरह खत्म ना किया जाए, इसके लिए बड़े बड़े उद्योगपतियों के द्वारा मैन्युफैक्चर, उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं के क्षेत्र में उनके द्वारा पहल करने की प्रयास की गई, जो निजी क्षेत्र को बढ़ावा देना था, जो उनकी समाजवादी विचारधारा का रूप था। समाजवादी विचारधारा का एक और रूप निकल कर आता है, जो भी हमने बताया, मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल अपनाना। और इसके लिए नेहरू ने सार्वजनिक और निजी, ये भी जो हमने बताया, साथ साथ काम करते थे, जिसके तहत आप देख रहे होंगे कि भारी उद्योग, सरकार के द्वारा भारी उद्योगों पर फोकस थी, जबकि निजी क्षेत्र के द्वारा किस उद्योग पर, हल्के उद्योग, कृषि सेवाओं पर। ये किसके अधीन रखा गया, ये निजी क्षेत्र। यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था के तहत कुछ उद्योग निजी क्षेत्र के लिए संचालित किया गया, और कुछ उद्योग पर सार्वजनिक क्षेत्रों पर संचालित किया गया। ये दोनों जो है वो पूंजीवाद और साम्यवाद का एक मिश्रित रूप था, जो नेहरू ने अपनाया था। यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था भी नेहरू की समाजवादी अभिव्यक्ति को दर्शाता है। अब ये लाइसेंस परमिट सिस्टम जो है वो नेहरू का एक नियंत्रण, यानी किस प्रकार से कंट्रोल किया जाए, इसके लिए उन्होंने लाइसेंस परमिट सिस्टम लाया। और ये बता रहा है कि उन्होंने निजी क्षेत्र पर सरकार ने लाइसेंस के जरिए उन्होंने किस प्रकार से कंट्रोल किया, किस प्रकार से उन पर नियंत्रण स्थापित किया। ये पूंजीवादी गतिविधि पर एक समाजवादी लगाम का रूप निकल कर आता है। यानी कि ये भी लाइसेंस परमिट सिस्टम भी नेहरू के पूंजीवादी विचारधारा का रूप रहा है। अब इस पॉइंट को भी अगर आप लिख रहे हैं तो ये भी पूंजीवादी अभिव्यक्ति को दर्शाता है। आप केवल और केवल अगर सिर्फ ये की पॉइंट को ही अगर थोड़ा 2-3 लाइन अगर लिख दे रहे हैं तो भी आपको अच्छा नंबर मिल जाएगा, और थोड़ा डिटेल में लिख दे रहे हैं तो आप मान चलिए कि 22-24 नंबर तक आप उठा सकते हैं 38 नंबर के क्वेश्चन पे। डिटेल में अगर 2-3 लाइन लिखिएगा तो ये और बेटर है। अगर हेडलाइन भी छोड़ लिखकर थोड़ा बहुत आ जाइएगा, थोड़ा बहुत अगर जोड़ दीजिएगा, तो भी आपको नंबर मिलने की संभावना है। ठीक है ना। तो ये सभी पक्ष जो है वो लाइसेंस परमिट सिस्टम हो, चाहे वो मिश्रित अर्थव्यवस्था हो, निजी क्षेत्र को बढ़ावा देना हो, या चाहे हमने आपको ये बताया था प्रॉफिट का सिद्धांत, यानी लाभ का सिद्धांत, जिसके तहत नेहरू ने नीतियों में निजी व्यवसायों के लाभ कमाने पर से रोका नहीं, बल्कि उन पर प्रतिबंध लगाए जो राष्ट्रीय हित के लिए अनुरूप काम करे। ये तमाम चीज जो है वो नेहरू के पूंजीवादी विचारधारा को दर्शाता है। इस प्रकार ये जो क्वेश्चन पूछा गया था कि नेहरू के स्वतंत्रता के पश्चात नेहरू समाजवादी विचारधारा से भी प्रभावित रहे, लेकिन उनकी नीतियों में पूंजीवाद का भी जो रूप देखा गया, ये आपको हमने इस टॉपिक के माध्यम से डिस्कस कराया। हमने हमेशा आपको बताया कि जब भी निष्कर्ष लिखा कीजिए तो पॉजिटिव लिखा कीजिए, तो इसका अगर निष्कर्ष आप देखिएगा तो वो भी एक पॉजिटिव रूप में निकल कर आता है। जैसे हमने बताया होगा कि नेहरू समाजवादी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक मिश्रित अर्थव्यवस्था का रास्ता चुना, पूंजीवादी तरीकों का इस्तेमाल किया। वे एक ऐसी व्यवस्था चाहते थे जहां अर्थव्यवस्था पर राज्य का नियंत्रण तो हो, यानी समाजवादी विचारधारा का रूप हो, लेकिन साथ ही साथ
निजी और उद्यमशीलता को भी सीमित रूप में स्थान दिया जाए, जो उनकी पूंजीवादी अवधारणा को दर्शाता है। इसलिए यह कहना सही है कि उनके विचार में समाजवादी विचार तो था ही साथ उनकी नीतियों में समाजवाद के साथ साथ पूंजीवाद का एक अनूठा मिश्रण भी देखा गया। ये सारे चीज, तो ये आपका एक कंक्लूजन है, एक बहुत बेहतर कंक्लूजन है। अब इस कंक्लूजन को अगर आप लिखते हैं तो आपका आंसर जो है वो कंप्लीट हो सकता है। तो इस प्रकार से हमने आज मॉडल आंसर के माध्यम से एक क्वेश्चन पे हमने डिस्कस कराया था, और वो क्वेश्चन जो था वो आपका ये क्वेश्चन था जो हमने यहाँ पर डिस्कस कराया है। इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से इसको देखिएगा कि नेहरू के समाजवादी विचारधारा में कौन से तत्व जो है वो पूंजीवाद को दर्शाता है। इस प्रकार की क्लासेस को अगर आप रेगुलर ढंग से, सही ढंग से आप करना चाहते हैं, एक प्रॉपर नोट्स के माध्यम से अगर ये क्लास, ऐसे क्लासेस को अटेंड करना चाहते हैं, तो मैं पुनः आपको बताऊं कि इन तमाम प्रकार की क्लासेस को हम लोग प्रज्ञान बैच के माध्यम से लाए हैं। आप इस प्रज्ञान बैच के इनरोल कीजिए, इसको परचेज कीजिए, और इसके द्वारा जो है वो GS1 और GS2 को कंप्लीट तैयारी आप कीजिए, जो आपके मेंस के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो आज के सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट सेशन के दौरान जो है हम कुछ अलग टॉपिक लेकर आएंगे, या तो मॉडल आंसर के माध्यम से डिस्कस करेंगे या कोई थ्योरी की क्लासेस को लेकर चले। हाँ, एक क्वेरी और भी है, अभी आने वाले समय में हम लोग यहाँ पर एक MCQ सीरीज भी लेकर आ रहे हैं। ये MCQ सीरीज उन लोगों के लिए है जो 71 BPSC में अच्छे स्कोर नहीं कर पाए, या जो 71 BPSC नहीं दिए हैं आने वाले समय में, वो जो 72 या AEDO एग्जामिनेशन या बिहार सचिवालय जैसे एग्जामिनेशन जो अभी आने वाले हैं, उन चीज़ों को ध्यान में रखकर हम लोग जल्द ही यहाँ पर MCQ सीरीज लेकर आ रहे हैं, और वो भी सब्जेक्ट वाइज में भी टॉपिक वाइज टॉपिक लेकर आएंगे। जैसे आज आपको पहले ही बता दिया जाएगा, आप लोग टेलीग्राम से जुड़े हुए हैं, आप लोगों को पहले ही बता दिया जाएगा कि आज इस टॉपिक से, इस सब्जेक्ट से आपको क्वेश्चन MCQ कराया जाएगा, ताकि आप पहले से तैयार कर ले और उस क्लास को अटेंड करें। ठीक है ना, ये क्लासेज जो है वो लाइव और प्रीमियम के रूप में चलेगा, और उसमें आप लोग आंसर भी दीजिएगा, जवाब भी दीजिएगा, ताकि आपकी तैयारी को पता चले कि आप किस दिशा में तैयारी कर रहे हैं। वो एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन रहेगा, और जल्द ही हम लोग इसको लेकर आने वाले हैं। इसी वीक में हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि वो MCQ सीरीज को शुरू कर दें। तो आज के सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट सेशन के दौरान जो है एक बेहतर टॉपिक को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आज के सेशन अच्छा लगा होगा। इसे लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।